नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। इसमें चल रही है कहानी मेरे उपन्यास पर आधारित बड़ा बाबू उपन्यास पर आधारित कहानी अतश्री नवल नारायण कथा। और आज अतश्री नवल नारायण कथा का 30वां अंक और ये साल 2022 का आखिरी अंक। इसके बाद हम आपसे 2023 में मिलेंगे। इस उपन्यास को आगे जारी रखेंगे आज श्री नवल नारायण कथा को। इसका 31वां अंक जब आएगा तो ये कैलेंडर ईयर 2022 बदल जाएगा, 2023 हो जाएगा। और आपको पता है हमारे सम्मुख बैठे हमारे दो श्रोता जनार्दन भैया, जनार्दन चाचा और संजय भैया। पिछले अंक में हमने कहानी को कहां पे छोड़ा है आपको याद है? हंस के घर में कंस का शादी होने वाला है और नवल नारायण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां पहुंचे हैं। साथ में अपने वो नेनसुख बीघा वाले साढ़ू को भी साथ ही गए हैं। तो माया अपनी छोटी बहन के साथ साथ वहां पहुंचती है। वही साढ़ू जो नवल नारायण वहां बैरंग चिट्ठी बांटने गए थे नेनसुख बीघा, तो जिन्होंने नवल नारायण को लाठी डंडा खाने के बाद एफआईआर होने से बचाया था। जहां नवल नारायण पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए अपने पोस्टमैन की ड्यूटी में बहुत सारे भ्रष्टाचार किया करते थे, तो बैरंग चिट्ठी फर्जी देने गए थे घर में और फंस गए थे क्योंकि वो आदमी घर में ही था। उनको पता ही नहीं था कि जिस आदमी की चिट्ठी वो देने आए हैं वो तो यही है। तो दो चार डंडा पड़ गया था। तो वही साड़ू साहब, आपको कहानी याद होगा। और इस बीच में कंस जी जब लिवाने आते हैं अपनी दोनों बहनों को, तो यहां से दोनों जगह से पैसा उगाही करके ले जाते हैं। ये आपको बता ही चुके हैं कि ये जो कंस जो है ना, एक नंबर का हरामी कैरेक्टर है। पैसा के मामले में ये आदमी का दुनिया में कोई जवाब नहीं है, ये लाजवाब है। ये हर जगह से पैसा उगाही कर सकता है, कहीं से भी, और पूरी बेशर्मी के साथ। और नियत में तो यही रहता है कि पैसा कभी वापस ना करना पड़े। अब कोई लाठी डंडा लेके पीछे पड़ जाए तो कभी कभी वापस भी कर दिया है, नहीं तो सामान्यता तो ये समझ जाइए। हमने आपको बताया ही था, हंस जी ने बहुत सारे अपने रिश्ते बनाए थे और इस आदमी ने पूरे जीवन हंस जी के बनाए हुए रिश्तों को भुनाया। और इसको पता है कि जहां से भी दो तीन बार पैसा लेके आएंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे तो रिश्ता खराब हो ही जाएगा। तो पहले से ही आपके बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर देगा वो आदमी ठीक नहीं है। ये एक बड़ा ही इंटेलेक्चुअल गुण पाया है कंस ने। ये सब कंस की चारित्रिक विशेषताएं हैं। ये उपन्यास लिखा क्यों जा रहा है? इसलिए ताकि आप समझ सकें कि आपके बीच में कैसे कैसे लोग बैठे हैं और इनकी हरकतें क्या होती हैं और इनका असली चरित्र क्या होता है और ये काम कैसे करते हैं। तो कंस ऐसे ही है। अब कंस का भेद जो है कंस की छोटी बहन ने खोल दिया था वहां जाकर के। अब गई तो थी हंस जी के सामने ये बताने कि भैया इसका बियाह है, आप इसको पैसा भी नहीं देते हैं ठीक से, ये गलत बात है। आया था बाबू तो बता रहा था इसको पैसा नहीं दिए हैं आप, विदाउट टिकट घूमना पड़ रहा है ट्रेन में। तब कंस जी का दिमाग हड़का, तो सबसे पूछने लगे, हमने तो आप लोगों के वापस आने के लिए भी इसको पैसा दिया था कि सब बहनों को पैसा आने का भाड़ा भी दे करके आना। तो कंस जी की चोरी वहां खुल जाती है। अब 3 दिन बाद कंस जी का ब्याह है और कंस जी उधर मुंह फुलाए हुए हैं, हंस जी उधर मुंह फुलाए हुए हैं। अब पूरे घर में मेहमानों का जमावड़ा है और उस मेहमानों के जमावड़े के बीच में कभी कंस को कोई मनाता है, कभी कोई हंस को मनाता है। तो उसी में जनार्दन चाचा और संजय भैया पूछे थे नवल नारायण क्या कर रहे थे। तो हमने बताया था कि नवल नारायण भी मना रहे थे, कभी कंस को समझाते थे कभी हंस को। और कुछ लोग तो, जिसमें खास करके माया भी थी, उसी को दोष देने लग गई थी अपनी छोटी बहन को कि यही आग लगा दी है। तो वहां से दोनों बहनों के बीच भी थोड़ा गर्मा गर्मी हो गया कंस के ब्याह में। क्योंकि कंस की छोटी बहन जो थी वो जानती थी माया के सब चरित्रों को बहुत हद तक। तो फिर लगी कहने, तू तो हमारा मुंह न खुलवाओ अपने बारे में, तुम क्या हो सबको पता है। तो माया गई थी कंस का पक्ष लेने, फिर रुक गई।
तो आगे की कहानी में बढ़ते हैं। अब ये जो नवल नारायण की पत्नी है माया, ये कंस का पक्ष क्यों लेती है? आपको पता है पहले से कि कंस के साथ इसका रिश्ता क्या है? ये जो माया का एक पुत्र है अर्नहुआ, उसमें कुछ परसेंटेज चांस है कि कंस भी पिता हो सकते हैं, क्योंकि कंस के अपने बहन के साथ क्या रिश्ते थे, खास करके इस माया के साथ। ये आपको पीछे कहानी में हम बता चुके हैं। ये भी आपको बता चुके हैं जो भविष्य के गर्भ में है, कि इसीलिए इस कंस का अर्नहुआ के साथ पूरी जिंदगी बहुत अच्छी पटरी बैठती है, क्योंकि कंस को पता है कि कुछ परसेंटेज चांस है कि हम भी पिता इसके हो सकते हैं। और दोनों की कैटेगरी भी एक है, गुण भी एक ही मिलता है। जो गुण उधर कंस का है वही गुण उधर अर्नवुओं में आया है। जिधर से मिला उधर से पैसा जीत लो। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। जनार्दन चाचा और संजय भैया पूछते हैं, रंजन बाबू, कंस का शादी एकदम ठीक से निपटता है कि नहीं? मैं बोला, नहीं जनार्दन चाचा, कंस का शादी ठीक से कैसे निपटेगा? हंस जी होने मुंह फुला लिए हैं, तो काम तो कचरा हो ही रहा है। और कंस उधर मुंह फुलाए बैठा है। कंस को लग रहा है मैं दूल्हा हूं, मुझे मनाया जाना चाहिए। और हंस को लग रहा है कि ये कंसवा ने ये सबकी बेइज्जती करा दी हमारी। अब जितने घर में मेहमान आए हुए हैं उनके बीच ये सब भेद खुला है कंस का। तो हंस जी को लगता है कि ये हमारी बहुत बहुत बड़ी हेठी करा दी, जग हंसाई करा दिया इसने। क्योंकि कंस जी को बड़ा गुमान था। जनार्दन चाचा को मैं बताता हूं कि कंस जी के कृतित्व पर हंस जी इसलिए सबसे ज्यादा निराश हो गए, क्योंकि हंस जी को अपने खानदान पर बड़ा गुमान था। बार बार कहते रहते थे जनार्दन चाचा, हमारा खानदान, हमारा खानदान, हमारा खानदान। तब उनको लग रहा था कि अभी सबके सामने हमारे इस खानदान की नाक कट गई है। अब ऐसे हंस जी समझ नहीं पाते थे कि नकटा तो पहले से थे वो, जिसकी बहन माया जैसी हो। और जो हंस अपनी एक बहन को मदद देने के बदले दूसरी बहन को उसका बेटा छीन के दे दे उसकी गोद से, इस आदमी को संस्कारी नहीं कह सकते। और इस आदमी को दुनियादारी के रूप में भी इसको मान्यता नहीं दे सकते कि एक अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान तो ये किसी एंगल से आदमी हो ही नहीं सकता। अच्छा इंसान होता तो ये सब हरकतें करता ही नहीं। तो एक तरह से नकटे तो कंस जी पहले से थे, हंस जी। लेकिन एक कंस के कारनामे ने उनको दुनिया के सामने, उस वक्त कंस की शादी में जो आए हुए थे मेहमान ना, वहां पे नकटा प्रूव करा दिया। क्योंकि सबके सामने यह बात खुल गई कि हंस का भाई कंस अपनी बहनों से उधर पैसा उगा के भी लाया है। हंस जी ने पैसा दिया, उसका दुरुपयोग भी करके आया है। मतलब उधर से पैसा बचा रहा, उधर से पैसा बचा रहा, तो मुंह फुलावल चल रहा है। अब उधर हलवाई पूछता है और क्या बनेगा मालिक? तक हंस जी मालिक है। हंस जी मुंह फुलाए बैठे हैं, कंस उधर मुंह फुलाए बैठा है। अब बाकी जो घर में है वो सब दामाद है घर के, वो क्या बताएंगे कि क्या बनेगा, क्या प्लान है, क्या नहीं है। तो कुल मिला के कैसे हूं, जिसको कहते हैं ना, वो टक्कर पचे 150। वैसे हंस की शादी का, कंस की शादी का तैयारी हंस के घर में हो रहा था। तो संजय भैया हंसने लगे, वो टक्कर पचे 150 पर, कहे कि बड़ा दिन से कहोतवा भुलायल थे रंजन बाबू, आप याद दिला दिए हैं। हमने कहा, संजय भैया आप ही उपन्यास को सुनते रहिए, बहुत कुछ याद आ जाएगा आपको। पुराना पूरा जीवन, बचपन सब आपको याद आ जाएगा। और जितना कुछ आप नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं ना, गंदगी समाज में का हो सकता है, वो सब भी आपको याद आ जाएगा। आज श्री नवल नारायण कथा में ये सब आपको एक लाइन से देखने को मिलेगा। कुल मिला के अंततः बारात का दिन आ जाता है। और बार बार कंस कह रहा था, नहीं हम डोली पर बैठे हुए नहीं करेंगे। और इधर जब हंस जी को पता चले कि कंसवाओं ने तनल है, कह रहा है हम डोली पर नहीं बैठेंगे, तो कहते थे लाइए वो डंडा, लाइए हमको सोंट दें उसको, डोली पर न बैठिए तो सोटे सोटे। तो उनका एक्चुअली ये जो कंस का ब्याह हो रहा था ना, वो कचनामा से बहुत दूर नहीं था, ससुराल बहुत पास ही में था। हंस जी कह रहे थे कि अगर ना डोली पर बैठी है ना, तो इनका हम सोटते सोटते वहां तक लिया जाए।
अब वो गांव का नाम कुछ हो सकता है, गागरपुर मान लीजिए, उस गांव का नाम भी रख देते हैं। गागरपुर में ब्याह हो रहा था, वो पचनामा के एकदम बगले में है। तो हंस जी कह रहे थे कि कंसवा को अगर ये डोली पर नहीं बैठे तैयार हुआ ना, तो हमको एगो डंडा दीजिएगा, हम इसको सोंटते सोंटते ले चलेंगे बाराती। ये पहला दूल्हा होंगे जिनका वहां पे हम दुआरी लगाएंगे गागरपुर में। तो अंत में मनावल जाता है कंस को कि देखो भाई, उधर हंस जी भी फार्म में है, और तुम अगर फार्म में हो आए, एक तो गलती किए हो। तो कंस का ये भी एक गुण है, चोरी और सीनाजोरी दोनों। और ये जितने नीच किस्म के लोग होते हैं ना, खास करके ये दोगले चरित्र वाले, इनके अंदर का ये गुण है। ये नवल नारायण का भी गुण है, नवल नारायण की माया का भी गुण है। और ये जो नवल नारायण के दो पुत्र हैं, बकलेसवा और अर्नौआ, इनके अंदर भी यही गुण है, पहले चोरी और फिर सीनाजोरी। तब तक जब तक आप खड़े होकर के उनको डंटवसना नहीं शुरू करेंगे। जब डंटवसना शुरू करेंगे, जब भय अंदर से लगेगा, अरे नहीं सामने वाला अब हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो गया है, तब वहां से पलायन कर जाएगा, तब भाग लेगा। तो जब डंडा उठा उधर, हंस जी ने जा करके एक बहुत बढ़िया अच्छा सा अमरूद का एकदम सीधा बढ़िया सा डंडा काटा। तब उधर कंस को बहनों ने समझाया कि आज भैया बहुत गुस्से में है, सच ही में मारेंगे, और मारते मारते ये पचनामा से गागरपुर ले जाएंगे तुमको। वो ठान लेते हैं तो ठान लेते हैं। कंस को समझ में आ गया कि अब लगता है हमारा जो है दूल्हा तो आज बनना तय लिखल है, और लगता है डोली पर नहीं बैठे ना तो हम थुराते हुए गागरपुर तक पहुंचने वाले हैं। क्योंकि इतना गुस्सा में कंस जी ने हंस को कभी देखा नहीं था। अब हंस जी का गुस्सा लाजमी था, आदमी चोरी भी कराया है, सीनाजोरी भी कर रहा है, और पूरी बेशर्मी पर भी उतरा हुआ है। तो जनार्दन चाचा बोले एकदम यहाँ तो हंस जी सही थे, और कंस के अंदर ये गुण है तो ये गलत बात है, और कंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भाई कमा रहा है, खिला रहा है, ब्याह कर रहा है, शादी कर रहा है, सब उसका देखभाल कर रहा है। तो मैंने कहा जनार्दन चाचा आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा भाई होना चाहिए ना। अगर कोई राम जैसा भाई मिले तो लक्ष्मण जैसा वो भाई भी तो होना चाहिए ना, जो उस बात को समझे कि राम कितना प्यार करते हैं। फिर भारत भी तो किसी को बनना पड़ेगा ना। लेकिन ये कंस अब पहला ही कह चुके हैं कि ये बहुत बड़का वाला हरामी है। तो चोरी और सीनाजोरी, पहले तो पैसा चुराया, हंस जी का दिया हुआ, बहनों से उगाही करके लाया, और उसके बाद आके ढिठाई भी कर रहा था। अब भेद उसका खुल गया। तो जिसको कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब खाली अपना इज्जत बघारना है कि हम दुल्हा है बारात के, कुछ अपना महत्व तो दिखाना है। क्योंकि ऐसे तो ठिसुआल चल रहा है मुंह, शकल तो किसी को दिखाने लायक है नहीं। लेकिन दूल्हे राजा हैं भाई, शकल तो दिखाना पड़ेगा। तो संजय भैया बोले कि ये हंस के घर में ड्रामा का कमी नहीं है। मैं बोला ये नवल नारायण कहानी में कहीं भी ड्रामा का कमी नहीं है संजय भैया। तो कुल मिला के जब हंस जी डंडा काट लाते हैं ना अमरूद से, तब कंस को समझ आ जाता है कि अब हमको, अगर अब हम बारात जाने के लिए तैयार नहीं हुए डोली पर बैठने के लिए ना, तो हम लतियावल जाएंगे ढंग से। और जैसा कि हंस जी कह रहे हैं कि गागरपुर तक इनको हम मारते हुए ले चलेंगे, तो लगता है कि हमारे किस्मत में वही लिखल है। तो डर गए कंस, फिर तैयार होते हैं, फिर डोली पर बैठते हैं, रोते सुबकते हुए। पहला दूल्हा आपने देखा होगा, सुना होगा, देखा नहीं है आपने इसलिए आप सुन रहे हैं कहानी। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया, पहला ऐसा दूल्हा जिसकी आंखों में उधर काजल लगाया जा रहा है, और दूसरे तरफ से उसका टेसुआ बह रहा है, वो काजल बह बह के नीचे हो जा रहा है। ये आपने वीरहीनी नायिकाओं के बारे में सुना होगा साहित्य में, कि उनकी काजल जो है विरह में बह जाया करती है। तो ये जो हिंदी के प्रोफेसर है ना हंस जी, उनके घर में उनका ये जो भाई कंस है, ये एकदम उसी को साकार कर रहा है। ये कोई विरहिणी नायिका नहीं है, नायक भी नहीं है, ये चोर भी है जो सीनाजोरी करने पर उतारू है। और अब जो है जिसको कह सकते हैं कि अपना नौटंकी करे हुए है, तो नौटंकी करने के चलते ये दिखा रहा है कि हमको ब्याह करने नहीं जाना है, हम रुसल हैं, अपना भैलू दिखाने का कोशिश कर रहा है।
और उन्हें हंस जी अड़ल थे कि गलती ही करके आया है, क्या सोच रहा है कि इसके आगे माफी हम मांगेंगे। तो हंस जी भी अपने हिसाब से अड़ल थे, और हंस जी को लग रहा था ये जो खानदान खानदान हम बकते रहते हैं, हमारा खानदान, ये सबके सामने कंसवा हमको बेइज्जती करा दिया है, क्योंकि ये मामला अकेले में नहीं खुला है, सब रिश्तेदार भरे हुए हैं घर में जो ब्याह में आए हैं, और उस वक्त ये भेद खुल गया है कि कंस ऐसा कारनामा करता है। तो हंस जी को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। तो एक तरफ काजल लग रहा है, दूसरी तरफ आंखों से काजल बहता जा रहा है। ऐसे ही करके कंस पहुंचते हैं गागरपुर। कंस का ब्याह होता है, अगला दिन लड़की विदा करा के ले आते हैं। अब उसमें विशेष क्या होना जाना है, छोड़िए, वो सब नहीं बताना है। 2-4 दिन कन्या रहती है आकर के पचनामा में, और उसके बाद कन्या विदा हो जाती है। अब उसके बाद हंस जी फिर फॉरम में आते हैं। उतना दिन के लिए हंस जी शांत हो गए थे ताकि बखेड़ा ना बढ़े। अब उसके बाद हंस जी फिर कंस से हिसाब मांगने लगते हैं, कपड़ा वाले का कितना दिया था तुम, क्योंकि बिल सब दे चुके थे कंस जी। अब उससे पलटने का भी मौका नहीं था। अब कंस ने कारनामा क्या किया था कि हंस जी ने जहां कहीं भी भेजा था ना, कि सामियाना, टेंट वाला, अब जो तिलक महोत्सव हुआ था उसमें, तो सामियाना टेंट वाले को जो पैसा देना था, तो बिल हुआ वहां अगर 1000, तो कंस बनवा के लाए थे, उस पर कागज पर लिख के लाए थे 1400, और 1400 रुपया उसे लेकर के सामियाना वाले को दे आए थे। तो 400 रुपया फुकट में इनके जेब में, कंस के जेब में। ऐसे ही सब कामे में किए थे। जो सामान शादी के लिए लाने के लिए हंस ने कंस को नियुक्त किया, सब में घोटाला। कपड़ों का बड़ा लंबा चौड़ा बिल था, वहां भी कंस जी ने हंस जी के 3-4 हजार रुपये डुबा दिए थे, और उस वक्त 3-4 हजार रुपयों की बड़ी कीमत हुआ करती थी। मतलब जितने का कपड़ा आया उसका 150%, 160%, 170% तक कंस जी हंस जी से वसूल लिए थे। अब जिसका बिल 100 रुपया होना चाहिए उसको 170 रुपया है, 180 रुपया है, कह कह के बता के कुल मिला के हजारों का वारा न्यारा कंस ने किया था। कि जब शादी के बाद लड़की विदा हो गई ना, तब हंस जी निकले मिशन पर, खुद ही ये पता करने कपड़ा वाला के यहाँ से कितने का कपड़ा आया है, टेंट वाला ने कितना पैसा लिया है। तो कुल मिला के कंस जी के कारनामे के ऊपर हंस जी को पता ये चला कि लगभग हंस कंसवा ने हमको 7,000 रुपये का चूना लगाया है पूरे अपने ब्याह में। अब ये उस वक्त की घटना है 1980-81 की। उस वक्त बहुत कीमत हुआ करती थी 7,000 रुपये की। अब 7,000 रुपया जो बचाया था कंस ने ऐसे, और बहनों के यहां से मांग के लाए थे उधार, जो इज्जत गंवा दी थी वो ऐसे। तो हंस जी प्रचंड रूप से एकदम भयंकर, जिसको कहते हैं ना तांडव, हंस का तांडव शुरू होता है कंस के ऊपर। और वो जो डंडा काटे थे उस डंडे का प्रयोग कर डालते हैं हंस जी। तो आप पहला बार सुने होंगे कि ब्याह होने के बाद, दुल्हन के विदा होने के बाद कोई अपने भाई से पिटा रहा है। तो हंस ने कंस को खूब मारा। बहुत सारे रिश्तेदार शादी के बाद चले गए थे, कुछ वहां बची हुई थी, कुछ रिश्तेदार। अब उसमें माया भी बची हुई थी। नवल नारायण अपना ड्यूटी चले गए थे, माया को छोड़ के, अपने बाल बच्चों को छोड़ के। नवल नारायण के जो दूसरे साड़ू थे वो भी लौट गए थे, और उन दोनों में निर्णय ये हुआ था कि दोनों में से कोई एक जना आएंगे, और 10 दिनों के बाद दोनों परिवार को लिया करके कुर्था चले आएंगे। और चाहे नवल नारायण आएंगे, चाहे वो नेनसुख बीघा के जो नवल नारायण के साढ़ू हुए वो आ जाएंगे, उनका भी नाम कुछ रख देते हैं। नहीं तो बार बार ये वो नेनसुख बीघा वाला साड़ू कहने में थोड़ा सा असुविधा हो रही है ना, आह्लाद मिश्र रख देते हैं उनका नाम। ये जो नवल नारायण के साढ़ू है आह्लाद मिश्र, नेनसुख बीघा वाले, दोनों चले गए थे अपने अपने परिवार को छोड़ के। और ऐसे ही बहुत सारे लोग चले गए थे, कुछ बहनें चली गई थी जो दूर की थी, कुछ बहनें थी। अब हंस जो है कंस को
उसी अमरूद के पेड़ के नीचे जिसका डंडा काटे थे बांध देते हैं और बांध के उसको खूब सूंढते हैं जी भर के। कहते हैं कोई इसको खाना नहीं देगा, तब तक नहीं देगा जब तक अब हम कहेंगे नहीं, और इसको 2 दिन तक ऐसे ही छोड़ दो बंधा हुआ। अब हंस जी का आदेश, हंस जी का ऐसा तांडव शुरू हुआ और हंस जी का ऐसा जो है उग्र रूप किसी ने देखा नहीं था, तो कोई उसको छुड़ाने जाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। अब हंस जी ने बांध रखा है, कंस जो है अमरूद के पेड़ से बंधाया हुआ है। अब ये जो छोटे छोटे भागने लोग हैं वो मजा ले रहे हैं, कह रहे हैं क्या मामू खाएंगे, खाना लावे। अब हंस जी के घर में वो कुत्ता था, पालतू कुत्ता। अब वो कुत्ता भी बार बार देखे कि यहाँ आदमी बंधा गया है पेड़ में, तो कुत्ते को भी थोड़ा अजीब लगे, वो बार बार उधर घूमे और वापस आ जाए। कुत्ते को भी जो खाना मिले वो लेकर के वहां जाके कंस के सामने खाए। मतलब पहली बार स्थिति ये हो गई कि 7-8 घंटे बंद रह के पेड़ में ना बंधे रह के कंस को कुत्ते को खाते देखते हुए भी लालच आने लगा, क्योंकि उनको भूख लग रही थी कंस को। अब जब देख रहे हैं कि कुत्ते को खाना मिल रहा है और हम ही खाना से वंचित हैं और हमें लाठी डंडे से मारा भी गया है और इस तरह बांध के हमको सबके सामने बेइज्जती भी की जा रही है, कंस जी लगे जोर जोर से चित्कार करके रो रहे, बोले कुत्ता के बराबर भी हमको इज्जत ही घर में नहीं है। जितनी उल्टी सीधी बातें कह सकते थे हंस को वहीं से कहना शुरू कर दिए। बोले ये हंसवा भाई बनने लायक नहीं है, आखिर घर में हमरो कुछ हिस्सा है, खाली ये बाप के पैदा किया हुआ हंस ही नहीं है, हमहू है, आधा के हमहू हकदार है। तो जब हंस जी सुने तो आओ जाके 4 सोटा रख दिए। बोले तो बाप के औकात तुमको पढ़ाने के लायक भी नहीं था, हम तुमको इतना आगे तक पढ़ाए किस लिए है, हम तुमको अपना बेटा के जैसे पाल रहे, तो हिस्सा का बात करता है हमारे सामने। अब हंस जी को जबरदस्ती रोकती हैं, हंसनी जी कहते हैं ठीक है अब जो हुआ सो हुआ है। तो हंसनी जी को भी बहुत लताड़ लगाते हैं। हंस जी कह रहे हैं आप ही के लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है, जब भी हम डंडा उठाते हैं तो आप ही बचा लेते हैं। और हंस जी का एकदम सख्त आदेश, इनको खाना नहीं देना है, बंद करके रखना है। तो ये जो हंस जी की सबसे छोटी वाली बहन है वो समझाती है, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि वो मुंह लगू थी थोड़ा हंस जी के। तो समझाती है कि हंस का ब्याह हो गया, इतना बड़ा ये हो गया, गलती उसने किया है भैया, लेकिन अब इस गलती का सजा ये नहीं है। अगर इसको ये ज्यादा जलालत वगैरह फील हुआ और आत्महत्या वगैरह कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे, अपने हाथ ऊपर कलंक मोल लेंगे। तो हंस जी ने इस एंगल से सोचा नहीं था कि ये भी हो सकता है। तो बहन ने एक दूरदृष्टि के साथ उनको एक दिव्य चक्षु प्रदान किया कि इतना जलील कंस को कर रहे हैं पैसे के लिए, किया तो है इसने गलत काम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप इतना जलील कर रहे हैं तो ये कुछ उल्टा सीधा भी कर सकता है हरकत, तब क्या करेंगे आप। तब हंस जी कहते हैं तो हम उनके से माफी मांगने थोड़ी जाएंगे। तो बहन समझाती है कि आपको नॉर्मल हो जाना चाहिए, ये जो बंद करके रखे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खाना नहीं देना है, 3 दिन बांध के रखना है, आप अब इस सब के प्रति अपना नजरिया थोड़ा सा शांत कर लीजिए। जो सजा आपने देना था दे दिया, अब हम लोगों के हवाले छोड़ दीजिए कि हम लोग उसको जाके खोल दें, खाना उना दे दें, बाकी उसको समझा के शांत कर दें। सो हमें लगता है कि जितना उसने हंस ने पैसे का गबन किया है ना इसमें, जितना भी आपको लगता है, अब उसके बराबर सजा आप दे चुके हैं और कर ही क्या सकते हैं। तो हंस जी कहते हैं कंसवा पर हमको अब भरोसा कहीं नहीं होगा। तो हंस जी की पत्नी हंसनी जी कहती हैं कि तो इतना भरोसा करने कौन कहा था, जब आप किए हैं तो ये आपका गलती है, आप उसका परिणाम भुगत रहे हैं। तो हंस जी कहते हैं नहीं हम इसको समझ नहीं पाए। हंसनी जी बोले आप कभी नहीं समझ पाइएगा इसको, ये ऐसने है, जन्मजात लतखोर है, आप इसको क्यों अपने तरह बनाना चाहते हैं।
आप जबरदस्ती इसको लगे हैं अपने तरफ बनाने में। आप पढ़ा लिखल हैं, आप संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, ये मूर्ख है, ये जन्मजात मूर्ख है, लेकिन आप इसको अपने साथ रगड़ के मांझ के जबरदस्ती जो है इसको भी पारस पत्थर बनाने में लगे हैं। आप अपने आप को पारस समझ रहे हैं कि हम लोहा को भी छू देंगे तो सोना हो जाएगा। तो थोड़ा ज्ञान चक्षु हंस जी का फिर खुलता है, तो हंस जी थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम तो 3-4 दिन बाद अब जा रहे हैं, हम उससे बात नहीं करेंगे। तो इस तरह से हंस जी अपने ड्यूटी प्लेस पर चले जाते हैं, कंस से बात नहीं करते हैं। धीरे धीरे घर का माहौल, घर के लोग नॉर्मल करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कंस टेसुआ बहाने में उस्ताद है। अब उसके टेसुए के कारण लोगों को यह डर लग रहा था कि ये आदमी जो है आत्महत्या भी कर सकता है। वैसे देखा जाए तो कंस इतना बड़ा बेशरम है कि ऐसे बेशरम लोग आत्महत्या नहीं करते। आत्महत्या भी थोड़ा भावनात्मक लोग करते हैं, जिनके अंदर भावनाएं बहुत हो, जो गलती न किए हों और उनको कोई गलत प्रूव कर दे। कंस को तो पता है कि हमने किया क्या है। अब चोर को चोर कहिएगा तो चोर कभी आत्महत्या करेगा? नहीं करता है। एक शरीफ आदमी के ऊपर अगर चोरी का इल्जाम लग जाए तो वो आत्महत्या कर सकता है। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया बोले यह बात एकदम में सही है। तो मैं बोला सामान्यतया 95-96% केसों में यही होता है जनार्दन चाचा और संजय भैया। तो फिर हंस अपनी पूरी बेशर्मी के साथ उसी घर में हंसने खाने पीने रहने लगते हैं। फिर उसी कंस की कमाई खा रहे हैं, फिर उसी कंस की कमाई पे जी रहे हैं। कंस जी उसी हंस के कमाई पर, उसी हंस के घर में, उसी हंस के दिए हुए अन्न पर, जिसके लिए इतनी भूमिका बांध रहे थे 4 दिन पहले, उसका शकल वो नहीं देखेंगे, उसका शकल वो नहीं देखेंगे। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया बोलते हैं ये कंसवा को तो बहुत बड़का लानत है और हंसों को लानत है। हालांकि इस कहानी में हंस अभी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर हंस को पहले से काहे नहीं पता चला कि ये कैसन आदमी है। ये आवारागर्दी को एक दिन में कंस जी नहीं ना सीख लिए होंगे। मैं बोला बिल्कुल सही बात। जिस वक्त हंस जी जानने के बावजूद कि कंस का रिश्ता माया के साथ अनैतिक है, भाई बहन के बीच में अनैतिक रिश्ता है, उसके बाद भी हंस को उम्मीद है कि ये कंस कुछ अच्छा करेगा। जो आदमी लंगोट का ढीला निकला हो, जो अपनी बहन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता हो, सगी सहोदर बहन के साथ, और उसको भी हंस जी माफ कर देते हैं। वहां पे जो एक्शन लेने की जरूरत थी वो नहीं लेते हैं, कायदे से उठा करके पुलिस में डाल देने की जरूरत थी इन दोनों भाई बहनों को, हंस जी को। लेकिन हंस जी गुनाह छुपाते हैं, माया का भी और कंस का भी। और वो उस गुनाह के कारण, उस गुनाह का कारण कौन था? हंस जी लेके आए थे माया को जबरदस्ती गदाईपुर से, दत्त बाबू से झगड़ा करके, विदा करा के, वादा करके हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, एक बीमार बच्चे को। अरे एक बच्चे की मां होने के बावजूद अपनी शादी के 10 साल बाद भी माया, नवल नारायण की पत्नी माया, पहले का कहानी आपको पता है, रतन के साथ रिश्ते में थी, बिसुनुआ के साथ रिश्ते में थी, और उसके साथ देख लेते हैं तो कंस के साथ रिश्ता बनता है, उधर नबी मियां के साथ रिश्ता बनता है, फिर नवल नारायण को बुलाया जाता है, फिर अरनौआ का जन्म होता है। अब माया गई थी एक बच्चे को वहां पे ले जाके रस्म निभाने के लिए, सुदिन सधाने, और वहां से दूसरा बच्चा लेके आती है माया। बीच में 2 दिन के लिए नवल नारायण को बुलाया जाता है उस बीमार बच्चे के बहाने, जिसको हंस जी दवा दे करके बीमार करते हैं, जिसके बाद वो बच्चा उठता ही नहीं है, वो मर जाता है। और अपनी इस गलती को छुपाने के लिए उस बहन को, जिसके पति हॉस्पिटल में भर्ती थे और 4-5 सालों के लिए हंस जी ने उसको अपने घर में आसरा दिया था, उस वक्त से आगे तक
तो उसके बदले में उसका बेटा छीन लेते हैं और माया को दे देते हैं, कहते हैं नहीं तो दत्त बाबू इसका गृहस्थी उजाड़ देंगे। तो ये सब पाप हंस ने खुद किया था। और जो आदमी चरित्र का इतना ढीला हो उस कंस के ऊपर, फिर भी अगर हंस को भरोसा है कि वो कुछ अच्छा करेगा, और उसके बाद उसका जो है उसके ऊपर भरोसा करके उसे पैसे की सारी व्यवस्था उसको संभाल के दे देते हैं, उसके खुद की ही शादी में, तो चोर चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? जो आदमी इतना बड़ा चरित्रहीन हो सकता है, जिसको आप भड़वा कह सकते हैं, कि अपनी बहन के साथ जिसको रिश्ते बनाने में शर्म नहीं आता हो, वो आदमी पैसे की हेरा फेरी कर ले, तो ये कौन सी बड़ी बात है? तो जनार्दन चाचा और संजय भैया कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं रंजन बाबू। हंस को अगर सजा देना था तो वहीं पे देना था, जो उन्होंने नहीं दिया। अब जो ड्रामा कर रहे हैं वो तो हंस जी के ऊपर इसीलिए तो लानत है। तो हमने कहा चलिए आपने लानत भेज दिया है हंस को, कंस को, नवल नारायण को, नवल नारायण की माया को। हम आज का ये एपिसोड खत्म कर देते हैं। तो संजय भैया कह रहे हैं ये 30वां एपिसोड है, और 5-5 एपिसोड पर आप जो है लघु शंका भेजाते हैं, दीर्घ शंका भेजाते हैं, क्योंकि यही नवल नारायण के कथा के वक्ता का नियम है, यही आप बताए हैं। तो हमने कहा संजय भैया, और ये भी नियम है कि इस वक्त जब 5 एपिसोड पूरा हो जाता है ना सुनते सुनते, तो श्रोताओं को भी सबको लघु शंका करके आना पड़ता है, और लघु शंका करते वक्त, लघु शंका के लिए जाते वक्त लानते भेजनी है नवल नारायण को, माया को, दत्त बाबू को, हंस को, कंस को, सबको, जिसको भी आपको लगे लानते भेजते हुए। कुछ लोग हैं जो उनके खासम खास हैं, तो वो क्या करेंगे? वो तो जय कहेंगे। तो भैया कह सकते हो, ये तो आपकी मर्जी है। आप हंस कंस की जय भी कह सकते हैं, नवल नारायण की जय भी कह सकते हैं, क्योंकि नवल नारायण जैसे जो लोग कहानी सुन रहे होंगे, ऐसा थोड़ी है कहानी सुनने में कोई रुकावट है कि वो लोग नहीं सुनेंगे, वो लोग भी सुनेंगे ना। तो वो लोग जय जयकारा करेंगे। तो आप स्वतंत्र हैं, आपको जो मन करे वो करिए। यहाँ दोनों तरह के लोग कहानी सुन रहे होंगे, जिनको नवल नारायण राक्षस लगेंगे, जिनको नवल नारायण देवता लगेंगे। अब जो राक्षस के कैटेगरी में होंगे उनको नवल नारायण जो है अपने सगे लगेंगे ना, लेकिन जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होंगे उनको नवल नारायण अच्छे नहीं लगेंगे, तो वो लानत भेजेंगे। जो राक्षस प्रवृत्ति वाले खुद ही हैं, उनको तो नवल नारायण अपने सगे लगेंगे, तो कहेंगे अरे नवला को हम अगर, और कंस को हम अगर लानत भेजेंगे तो फिर अपने आप को भी लानत भेजना पड़ेगा ना। तो नहीं भैया, आप अपने आप को लानत कैसे भेज सकते हैं? तो आप जय जयकारा कर सकते हैं। तो संजय भैया बोले रंजन बाबू ठीक है, एपिसोडवा तो खत्म हो रहा है 30वां। अब 31वां एपिसोड में थोड़ा समय के बाद जब आप आइएगा लघु शंका दीर्घ शंका करके, और हम लोग भी लघु शंका करके वापस फ्रेश होके जब बैठ जाएंगे, तब कहानियां आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात पूछे के मन कर रहा है। मैं बोला पूछिए संजय भैया। तो बोले ये आप कहते हैं ना कि मान लिया जाए कि ये कहानी के सब चरित्र, मतलब मान नहीं लिया जाए संजय भैया, ये डिस्क्लेमर है, और हमारे सब व्यूअर्स को पता है ये लेखकीय कल्पना है, इसका किसी जीवित मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध आपको नजर आता हो कहीं किसी जगह पे, तो आप इसको लेखकीय कल्पना समझ जाइए, इसको एक संजोग मात्र समझ लीजिए। लेकिन हम अगली पंक्ति में ये कहते हैं फिर से, हम अपना समय दे रहे हैं, आप भी अपना समय दे रहे हैं, और आपने इस चैनल को अब तक 2022 में 13,500 व्यूज दिया है। नवल नारायण की कथा में और पसाकोलॉजी भौजी और प्रोफेसर पुराण में बहुत रुचि है। कम से कम हर वीडियो को औसतन 300 लोग देख रहे हैं। तो संजय भैया कहते हैं अगर मान लीजिए, हम वही बतिया पतवा रहे थे, आप हमको काट दिए। मैं बोला नहीं नहीं, अपना बतिया पूरा करिए। तो संजय भैया कहते हैं अगर नवल नारायण, अगर नवल नारायण का जो पुत्र बकलेश्वा है, अर्नौआ है, उधर हंस जी तो आपने कह दिया कि दुनिया में नहीं रहे, हंसनी जी नहीं रही, लेकिन ये कंस तो है ना। तो मैं बोला हाँ, मान लीजिए। तो संजय भैया बोला वही मान के चल रहे हैं। अगर ये सब भी अपना कहानियां सुन रहा होगा, तो ये सब जय जयकारा करता होगा कि लानत भेजता होगा? मैं बोला संजय भैया, आप गजब का सवाल पूछते हैं। मुंह से निकल तो लानते जाता होगा,
लानत है, लानत है, हंस लानत है, कंस को लानत है, नवल नारायण को लानत है, माया को लानत है। लेकिन बाद में समझ आता होगा, अरे वही माया के औलाद हम हैं, अरे वही कंस के औलाद हम हैं, अरे वही हंस के खानदान से हम हैं। तो जिसको जिसको फिर याद आ जाता होगा, तो फिर वो लानत हमारे तरफ भेजने लगता होगा कि लेखक को लानत है, इस चैनल को लानत है, और आप दोनों को भी लानत है, जो आप दोनों बैठ के यहाँ कहानी सुनवा रहे हैं, और आपके माध्यम से ये कहानी पूरी दुनिया में फैल रहा है, सब व्यूअर्स जान पा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं तब ना। तो संजय भैया बोले यही जानना था, तो हमको भी अगर मान लीजिए हमको और जनार्दन जी को भी लानत मिल रहा होगा और आपको भी लानत मिल रहा हो, मैं बोला नहीं, हमको और आपको बाद में लानत मिलेगा, पहले तो जब एक फोरम में रहेगा ना, तो सच्चा बात आदमी सुनता है तो पता है फ्लो में क्या कहता है वही कहता है। हंस को लानत है, कंस को लानत है, नवल नारायण को लानत है, माया को लानत है। लेकिन ये बदलता कब होगा? टोन जब याद आ जाता होगा, हट तेरी के रे ये क्या कह रहे हैं हम, ये नहीं कहना चाहिए। तो जनार्दन चाचा बोले हो गेलो संजय, चलिए यही जानना बाकी था, अब आप हम सबको भी लानत भिजवा दिए उधर से। मैं बोला ये काल्पनिक चीज है जनार्दन चाचा, ये जरूरी नहीं है कि लानत आ ही रहा होगा, लेकिन अगर कल्पना करके कल्पना के घोड़े को आगे बढ़ाएंगे और मान के चलेंगे कि नवल नारायण का जो पुत्र है बकलेश्वा नौवा, नवल नारायण की पत्नी माया, नवल नारायण खुद, ये सब अपनी कहानी सुन रहे हो। कंस की औलादे, कंस ने सुअर की तरह जो इतनी सारी औलादे पैदा करी, मैंने पहले ही कहा हम कुछ नहीं कह रहे। कंस का एक पुत्र कहता है कंस को सुअर, कंस का दूसरा पुत्र कहता है उस सुअर कहने वाले बाप को, सुअर कहने वाले पुत्र को मोटा सुअर। हम केवल एक जगह इकट्ठा कर दे सबकी बातों को और वो बताने लगे दुनिया को, बुरा कौन? मैं नहीं कह रहा कंस को सुअर, कंस को सुअर उसके बेटे ने कहा है, और कंस के पैदा हुए एक औलाद को भी सुअर कंस के ही पैदा किए हुए दूसरे बेटे ने कहा है। मैं तो केवल सारी बातों को एक जगह रख रहा हूं, एक प्लेटफार्म पर। बुरा कौन? तो संजय भैया और जनार्दन चाचा बोले सच में इतना ही कड़वापन होता है रंजन बाबू। तो मैं बोला चिंता नहीं संजय भैया, चिंता नहीं जनार्दन चाचा, ये कहानी बहुत सारे लोगों को जो समाज में है उनकी आंखें खोलेंगी। तो इसके बाद रंजन कुमार जी चले जाते हैं दीर्घ शंका करने, लघु शंका करने। उसके पहले जनार्दन चाचा और संजय भैया जो श्रोता हैं लघु शंका करके निपट के आ जाते हैं, फिर रंजन कुमार जी बाथरूम को इंगेज कर देते हैं। और जब रंजन कुमार जी लौट के आवेंगे ये 30वां एपिसोड के बाद, जो लघु शंका दीर्घ शंका का नियम है पूरा करके, तो आगे का एपिसोड बतावेंगे, आगे की कहानी बतावेंगे जनार्दन चाचा और संजय भैया को। तो आप सभी व्यूअर्स हैं समझदार, आपको पता है कि मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और जब तक इसकी अगली कड़ी में बताने नहीं आ जाता, जो कि अब 2023 में आएगी, ये 2022 का आखिरी प्रोग्राम है, 30वां अंक श्री नवल नारायण कथा का। तो तब तक के लिए आपको सप्रेम नमस्कार और अग्रिम रूप से आप सभी व्यूअर्स को नव वर्ष 2023 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। इस चैनल को अब तक जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स 48 घंटे पहले की मिलती है, मतलब अभी से 48 घंटे पहले की जो स्टैटिस्टिक्स अपडेटेड हमारे पास है, वो कह रहा है कि चैनल को अब तक आपने 13,500 व्यूज दिया है और हजारों घंटों का वॉच आवर्स। तो बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही कि हम आपको इतना इंटरटेन करने में सक्षम हो पाए इस साल 2022 में, और आप नवल नारायण जैसे बेशर्म की कहानी को समझ पाए, ताकि आप समाज में ऐसे कैसे चरित्र हैं ऐसों को चिन्हित कर पाएंगे। आगे ये कहानी जारी रहेगी, अगले साल भी ये पूरा होने तक ये कहानी जारी रहेगी। और मैंने अपनी आवाज में बताने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि इस कहानी को भी अमर करना है, ऐसे कथानकों को भी जिनको समाज जुगों जुगों तक लानते भेजे, उनको अमर करना है। और ये अगर सिर्फ प्रिंट में आता तो कुछ लोग पढ़ते,
अब ये वीडियो पर लेखक की आवाज में और लेखक की वीडियो के साथ भी ये यूट्यूब पर मौजूद रहेगा। आप बहुत हमारे साथ हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप सभी जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आप ताजा तरीन इस कहानी को सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो ये किताब छप जाएगी और आज के 2 साल 3 साल बाद भी यही सब वीडियो को फिर से पलट-पलट के देखेंगे। तो इस कहानी को वीडियो के माध्यम से आपके सामने ये पहले प्रस्तुत किया जा रहा है, किताब प्रिंट में छप करके इसके बाद में आएगा। और आज श्री नवल नारायण कथा से आप जुड़े हुए हैं, बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। कम से कम औसतन 300 लोग इस कहानी के साथ लगातार बने हुए हैं। आपका हार्दिक आभार और शुक्रिया। तो पुनः सप्रेम नमस्कार और 2023 की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं आपको। मिलते हैं आगे इसके 31वें अंक में।